और अम्मी को मैं बहुत परेशान करता था, तो अब्बू साल में एक बार आते थे। क्यूट था तो पब्लिक में वो मारती रहती थी, 60 60 60 60। वो मेरे को बोलता था भाई तुम मुंबई के सबसे खतरनाक रैपर हो, ये बात मान लो। मैं अभी तो इस्लामिक वे में लाइफ जीता हूँ, जो वेस्टर्न और देसी का प्रॉपर सा बैलेंस हो। फिर शादी करके डिवोर्स हो रहा है, फिर वो उस पर एलिगेशंस लगा रही है, फिर उसको ब्लैकमेल कर रही है, क्या क्या अजीब अजीब शॉट चालू है भाई। नावेद जो है वो मस्जिद जाता है, नेजी स्टूडियो जाता है, तो MC स्टैन और मुनव्वर फारूकी जैसा बन गया है। बिग बॉस कितनी घटिया जगह है ये वो। दोनों सना को तो मैंने ले लिया था आड़े में, चलो भाई तुम लोग मेरे दोस्त हो, क्योंकि मेरा गुस्सा ऐसा है कि मैं नाइफ वाइफ लेके आंख वाँख फोड़ देता हूँ, समझ रहे हो। मेरा साइकोटिक गुस्सा है, मेरे को थ्रेटनिंग दे रहा है, मेरे घर पे आ रहा है, मेरे अब्बा को कॉल कर रहा है, पैसों के लिए तू इतना मर रहा है, ले तेरा पैसा और जा यहाँ से। लेकिन अभी देखना इन लोगों के साथ क्या शॉर्ट करूंगा। मैं तो छोड़ दिया हूँ, इन लोगों को कहीं और भी काम नहीं मिलने वाला है। स्ट्रेंज हरकतें करता हूँ मैं, स्ट्रेंज हूँ थोड़ा, समझ। सो नेजी थैंक यू सो मच, आपने आपका इतना कीमती समय दिया, मतलब इतना बिजी होने के बावजूद आपने मुझे समय दिया। सो नेजी आज हम इसलिए मिले हैं क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें नेजी के बारे में, चलो अभी की लाइफ के बारे में तो पता है, लेकिन नेजी बचपन में कैसे थे, पढ़ने के जाते थे, पढ़ने में मन लगता था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। सो आज हम आपकी पूरी कहानी बताएंगे आपके चाहने वालों को। सो शुरू करते हैं नेजी, पहले तो ये बताइए कैसा चल रहा है अभी आजकल आपका दिमाग, दिल, कैसे सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है, और दिमाग और दिल मेरा जगह पे है, संतुलन में है, और बस बैलेंस कर रहा हूँ दिल और दिमाग को। मेरा दिमाग कहीं और दौड़ता है, दिल कहीं और दौड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने सीख लिया है अभी कैसे संभालना है, कैसे संतुलन बरकरार रखना है। दिमाग और दिल का संतुलन बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं ना, मतलब कभी कभी जज्बात में आके मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर दे रहा था जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जैसे मीडिया के ऊपर गुस्सा करना या किसी को भी पकड़ के भर देना एरिया में, तो वो सब मैंने बंद कर दिया। अभी मैं दिल और दिमाग को काबू में रखता हूँ, और अगर मेरा दिल कुछ ज़्यादा बोलता है तो मैं दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, और दिमाग कुछ ज़्यादा बोलता है तो दिल का इस्तेमाल करता हूँ। एक दूसरे से दोनों का तालमेल है, तो अभी सब ठीक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ अच्छी हो गई है, सब कुछ सही चल रहा है, नया म्यूज़िक बाहर आ रहा है, फैंस लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, और अभी सब वापस कंट्रोल में आ गया है, और एक अच्छी दिशा मिली है, तो उस दिशा में बढ़ रहा हूँ बस जी। सो नेजी आज हम आपके बचपन से ही शुरू करेंगे। नेजी आपका बचपन कैसा था, मतलब फैमिली कैसी थी, पेरेंट्स के साथ बॉन्ड कैसा, तो बचपन से ही शुरू करिए। बचपन मेरा बहुत ड्रामेटिक था। बचपन में मैंने बहुत हरकतें की, बचपन में मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। मैं ऐसे हुड से आता हूँ और ऐसे घराने से आता हूँ, मतलब मेरे घर पे भी अलग शॉट चलता था और मेरे एरिया में अलग शॉट चलता था, तो बहुत ख़तरनाक माहौल था। बाहर सब लड़के उन लोग का जो एक तरीका था लड़कों का, वो बहुत अलग था। हम लोग से बड़े भी कुछ लड़के थे, हमारे एज के भी थे, तो जो हमारे से बड़े थे उन लोग बहुत पावरफुल थे और एग्रेसिव थे, और हम लोग का हुड बहुत डेंजरस था। हम लोग के हुड में, मतलब कुर्ला में सबसे खतरनाक हम लोग का ही हुड था। बाकी जो हुड थे उन लोग हम लोग से टसते थे, हम लोग का झगड़ा होता था ना, हम लोग टॉप पे आते थे, वहाँ पर सबसे डेंजरस हम लोग का हुड था। तो बड़े लोग झगड़े में भिड़ते थे और हम लोग देखते थे, बच्चे लोग कभी झगड़ा लेकर जाते थे तो बच्चों का झगड़ा बड़ों में होता था। ऐसा बहुत कुछ ड्रामा होते रहता था वहाँ पर, और पब्लिक बुली करती थी एक दूसरे को, और भी बहुत सारी गंदी गंदी हरकतें होती थी जिससे मैं बचता चला। और कुछ चीज़ें मैंने भी की, कुछ चीज़ों से मैं बच गया क्योंकि मेरे घर पे तालीम अच्छी थी। घर पे सब टीचर्स थे, और हुड के जो मस्तीखोर लड़के थे वो सब हम लोग की रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि हमारे घर पे सब टीचर थे, तो उन लोग थोड़ा डरते भी थे, रिस्पेक्ट भी करते थे कि टीचर के घर से, तो मैं बच जाता था। मेरे ऊपर वो बुलिंग, मेरे ऊपर वो अत्याचार नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ सहा, देखा, और मेरे अराउंड जो भी हो रहा था वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकता था क्योंकि उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी। और बहुत सारे अनफेयर, अनजस्ट वाक़यात भी हुए मेरे हुड में, तो वो सब देखते देखते बड़ा हुआ। लेकिन उसके अलावा मैं बहुत मस्तीखोर था, मैं बहुत फन लविंग था, और मेरी मिसचीफ इतनी थी कि मैं बहुत फेमस हो गया था, मुझे अलग अलग नाम से पुकारा जाता था।
मैं हर गली में, स्कूल में, हर जगह इतनी मस्ती करता था और मस्ती करने में मैं नंबर 1 था भाई। बहुत हरकत किया मैंने। किस नाम से बुलाते थे आपको अलग अलग? अलग अलग नाम अब तुमको बताऊंगा नहीं। मतलब मैं गोरा गोरा था ना, तो मुझे एक साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, मेरा फेवरेट प्लेयर है, उसके नाम से बुलाते थे। जैक कैलिस बुलाते थे मेरे को, जैक्विस कैलिस बुलाते थे, और भी मुझे अलग अलग नाम पड़े। तो मेरी हरकत ही वैसी रहती थी कि मैं कुछ भी कर देता था और उसका बवाल हो जाता था हर जगह कि किसने किया है, इसने शॉट दिखाया। अभी तो मुझे नेजी बोलती है पब्लिक, लेकिन नावेद को उस टाइम पे अलग रोल में पहचानते थे मेरे को, समझ रहे हो, कि मैं हरकत करने वाला लड़का, मतलब सबसे डेंजरस और खूंखार लड़का। पब्लिक ठसती भी थी मुझसे और पब्लिक को मेरी मस्ती भी पता थी। मतलब बचपन से गुस्सा आता है आपको नेजी? नहीं, मैं बचपन में मुझे पता नहीं था कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो सब मैं गुस्सा ही कर रहा था, क्योंकि मैं जब हरकत करता हूँ तो ऑटोमेटिकली अलग वे में पब्लिक परसीव करती है उस चीज़ को। जब मेरी हरकत चालू रहती है तो वो समझ रहे हो, मेलो नहीं रहता है, वो मेरी हरकत मेलो नहीं रहती है। मेरी हरकत थोड़ी फास्ट पेस रहती है या थोड़ी पावरफुल रहती है, तो वो हरकत के वजह से लोग मुझसे डरते थे, थोड़ा अदब तहजीब में रहते थे, मेरे से थोड़ा डिस्टेंस बरकरार रखते थे। फिर मैंने जो लोगों ने सीमाएं पार की, जो लोग मेरे कंट्रोल में नहीं आए, उन लोगों को मैंने बताया भी बराबर, उन लोगों को सबक भी सिखाया मैं। हाँ, बचपन से कि हंसी मजाक एक तरफ, हर चीज़ एक तरफ, अदब तहजीब में रहना एक तरफ, इज्जत के दायरे में रहना एक तरफ, और मजाक मस्ती एक तरफ। अगर उसको तुम पार करोगे तो फिर घातक हो सकता है, कोई भी घटना गुजर सकती है। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मैं बहुत इंटेलिजेंट था। कुछ टीचर्स की बातें नहीं सुनता था और एकदम सुम में, हाँ, किसी को भी बताए बिना कि कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं पता चले, मैं जाके टेक्स्ट बुक को रीड करते रहता था, क्या है सिलेबस में। मुझे सब पता रहता था कि एग्जाम में क्या आने वाला है, लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं करता था। और टीचर्स को लगता था मैं डम हूँ। हाँ, बोले गली का लड़का है, क्या पढ़ाई करेगा, इतनी मस्ती करता है, इसको छोड़ दो अपने हाल पे। लेकिन जो इंटेलिजेंट टीचर्स थी उनको पता था कि मैं एक जीनियस हूँ और मैं सिलेबस वगैरह की स्टडी करता हूँ, मुझे पता रहता है कौन से मार्क्स का क्या आने वाला है, ये सब। और मैं स्मार्ट था, मैं सिर्फ वही पढ़ाई करता था जो आने वाली एग्ज़ाम में, और दूसरी पब्लिक पूरी पूरी बुक रीड करती थी। तो मुझे पढ़ाई में शौक था। इंग्लिश में सबसे अच्छे मार्क्स आते थे मेरे, इंग्लिश में, साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मुझे बहुत पसंद था। और मतलब मैं एवरेज परसेंटेज लाने वाला लड़का था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बैठता नहीं था पढ़ने के लिए, थोड़ा ही स्मार्ट वर्क करता था। एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा स्मार्ट वर्क करता था और उसमें मैं पास हो जाता था। तो मेरे घर वाले बहुत चिल्लाते थे, क्योंकि मेरे घर पे सब माहिर थे पढ़ाई में, सब 90 वाली पब्लिक है, समझ रहे हो, 80s 90s वाली मेरिट वाली पब्लिक है। घर वाले पूरे टीचर थे तो जाहिर सी बात है। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट, तो उन लोगों को हजम नहीं होता था, उन लोग बहुत सुनाते थे मेरे को, लेकिन फिर भी मुझे दूसरी जगह मेरा इंटरेस्ट था, मेरा जहन कहीं और था। मुझे गली में, बाहर, मोहल्ले में, एरिया में, नेचर में, हवा में और दूसरी चीज़ों पे गौर फिक्र करता था। मेरा ये रिसर्च पहले से चालू हो गया था। एक तो स्टडी जो सिलेबस पढ़ाता है और एक स्टडी जो तुम खुद करते हो। तो मेरी वो वाली स्टडी ज़्यादा ज़ोरदार चल रही थी और सिलेबस वाली स्टडी थोड़ी हिसाब में चल रही थी। पापा कैसे थे नेजी आपके? स्ट्रिक्ट थे आपके साथ की? अब्बू थे ही नहीं, अब्बू दुबई में थे, सिंगल पेरेंट था। मेरे अम्मी ने मुझे अकेला पाला और अम्मी को मैं बहुत परेशान करता था, तो अब्बू साल में एक बार आते थे। अम्मी सब कंप्लेंट्स लिख के रखती थी कि इसने क्या क्या किया है अभी, तो वो बताते थे अब्बू को कि इसने साल भर में ये सब हरकतें किया है। तो अब्बू मेरे को चेक करते थे और उनका बहुत खौफ था मुझे, और कोई भी हरकत करने से पहले मैं सोच लेता था कि अब्बू को पता चलेगा तो वाट लग जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा अदब में रहता था, मतलब बच के करते। हाँ, उतना दिल खोल के, उतना छूट मन से नहीं करता था। अम्मी अब्बू का खौफ था मुझे, तो मतलब उसका कंपटीशन चलता था, कौन कितनी हरकत कर रहा है, कौन ज़्यादा हरकत कर रहा है, समझ रहे हो, उसका भी कंपटीशन था। जैसे पढ़ाई का एक कंपटीशन है, वैसे ही ब्लैक लिस्टेड बच्चों का एक कंपटीशन है। तो आप ब्लैक लिस्टेड में आते थे? नहीं, मैं लास्ट में हुआ ब्लैक लिस्टेड। हाँ,
मैं स्कूल बंक भी बहुत करता था, इतनी कड़क स्कूल थी ना, कॉन्वेंट स्कूल थी और बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे स्कूल के, रूल्स और रेगुलेशंस और टीचर्स स्टाफ बहुत स्ट्रिक्ट था, और जितना स्ट्रिक्ट स्कूल था उतना खतरनाक मैं बच्चा था वहां पर, समझ रहे हो? तुम जितना स्ट्रिक्ट बनेंगे मैं उतना खतरी बनते जाऊंगा। कौन सी स्कूल थी आपकी? कौन सी? सेंट जोसेफ। ओके, और कॉलेज आपका? रिजवी खालसा। ओ, खालसा से, राइट। सो कैसे आगे आगे बढ़ते जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, मम्मी से, लेकिन आप पापा दुबई थे जब, तो मम्मी से मार पड़ती थी? हाँ पड़ती थी। मतलब किस टाइप का मार? चप्पल से, पिटनी से, चम्मच से, बेलन से। नेजी को फर्क पड़ता था उससे? हाँ, मम्मी की मार से तो प्यार है मुझे, आज भी मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मम्मी जैसा मारती थी, मम्मी का अलग खौफ होता है, क्योंकि मम्मी से तुम मोहब्बत करते हो ना, तो तुमको पता रहता है कि तुम इनसे कुछ छुपा नहीं सकते हो और इनको धोखा नहीं दे सकते हो। तुमने अगर हरकत की तो तुम कन्फेस कर लो, मम्मी तुमको छोड़ देगी एक बार, क्योंकि मम्मी तुमसे मोहब्बत करती है। तो मैं फटाफट कन्फेस करना चालू कर देता था कि हाँ ये सब मैंने ही किया है और ये सब मेरे से हुआ है, अब तुमको जो सजा देना है दे दो, या तो मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो। सबसे खतरनाक वाला मार कब खाया है नेजी आपने, मतलब एकदम आपको आज भी याद हो? वो मेरे आंटी से खाया था। मैं सबसे मार खाता था जब मैं बहुत छोटा था ना, जब मेरी हरकतें इतनी थी ना, एक तो मैं बहुत क्यूट था तो पब्लिक में वो मारती रहती थी, सट 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 सट। हम लोग के एरिया में मार के ही प्यार करते भाई, हाँ मोहब्बत वैसी है, तो मेरे आंटी लोग सब मेरे को देते रहते थे सट सट सट। तो मैं वैसे ही बड़ा हुआ बचपन में, हर जगह से खाते हुए, इधर से खा रहा हूँ उधर से खा रहा हूँ। और मेरी हरकतें भी इतनी, यहाँ से पैसे ढाप रहा हूँ, मेरे को बोल रहे मेडिसिन लाने के लिए, दवा लिख के दिए, मेडिकल जा, मेडिसिन ला, पैसे दिए, पैसे लेके गया और गोला वोला खा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ रोड पे, उधर मेडिसिन के लिए पब्लिक पड़ी है और मैं बाहर एंजॉय कर रहा हूँ। फिर मेरे को मेरी फुप्पी ने आया, मेरी फुप्पी अभी मेरी जो आंट है ना वो अभी दुबई में, हाँ उन्होंने मुझे पकड़ा वहाँ पे, देखे कि इसको मैंने मेडिसिन लाने भेजी थी और ये पैसे लेके यहाँ पे बैठ के गोला खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, फुल मैं अपना वैकेशन मना रहा हूँ ना वहाँ पर। और मेरे को जो पड़ी थी ना वो सबसे डेंजरस मार थी, आज तक याद है मुझे। मारते मारते उन्होंने घर तक लाए थे और चप्पल से मार खाया हूँ मैं, बहुत मार खाया। जब आप कॉलेज में जब आप गए, कॉलेज की लाइफ कैसी थी नेजी की? कॉलेज की लाइफ मेरी, पहले तो मैं जब रिजवी में था ना, जूनियर कॉलेज में था ना, 11th-12th में, तो मैं बहुत सुम था, एकदम सुम, खामोश, अकेला, तन्हा। मतलब जो मेरा कीड़ा था ना हरकत करने का और जो शैतानी जो मस्ती थी ना, वो मेरी 10th तक सब निकल गई। अब 10th के बाद मैं जब हुड से बाहर निकला, कुर्ला से बैंड्रा गया, तो वहाँ पर मैंने देखा एक अलग इंसान मेरे सामने आया कि वो बहुत अकेला है, तन्हा है, खामोश है, शाय है और लोनली है और सॉलिटेयर, मतलब अपने जोन में है, मतलब किसी से बातचीत नहीं कर रहा हूँ, घुल रहा मिल रहा नहीं हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। 11th-12th की लाइफ मेरी बहुत अलग थी और मैं अपने काम में इसके बारे में लिखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि शायद ऐसा सब केसेस में होता होगा, सब बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि जब मैं स्कूल से पहले 1-2 साल बाहर निकला तो मैं उतना घुलता मिलता नहीं था और बहुत शांत रहता था और मुझे दुनिया जमी नहीं, मेरे को बहुत दुनिया अलग लगी। तो वैसे मेरे 1-2 साल गुजरे, फिर उसके बाद तो मैं खालसा में चले गया, वहां से तो नावेद नेजी बन गया, वहां पे मैं फुल फॉर्म में आ गया। 1-2 साल चुप रहा रिजवी में, बैंड्रा में, फिर माटुंगा गया ना, वहां पे मैं फुल फॉर्म में आ गया, वापस से वो पुराना वाला रोल, स्कूल वाला रोल ले लिया मैंने, फिर मैं नेजी बन गया ना वहां पर, खालसा में आ गया। वहाँ किसी का सपोर्ट मिला आपको कि अपने आप ही आप खुल गए? हाँ, मैंने पूरा एक क्रू फॉर्म किया। वहां मैं गया तो मुझे हिप हॉप के जो लोग मिले ना, लड़के लोग जो हिप हॉप सुनते थे ना, उन लोगों के साथ बैठ के मैंने जैम करना शुरू किया और वहां पर मैंने अपनी कला को सीखा। मैं फ्री स्टाइल रैप करता था वहां बैठ के, और एक बंदा बीट बॉक्सिंग करता था, मुंह से बीट बजाता था और हम लोग फ्री स्टाइल रैप करते थे। स्कूल में, कॉलेज में जो भी चल रहा है उसके बारे में रैप करते थे। तो वहाँ से मैं अलग अलग टॉपिक्स और थीम्स पे रैप करना शुरू किया। फिर मुझे कभी कुछ सदमा लगता था या कभी कुछ अच्छा लगता था, मेरी फीलिंग्स जो रहती थी ना वो मैं फ्री स्टाइल में रैप करता था। और वैसे करते करते एक दिन बीट बॉक्सर ने बोला, भाई तुम पूरे मुंबई के सबसे खतरनाक रैपर हो भाई, मेरी बात पे यकीन करो। और मेरे को लगता था एक खुश होके बोल रहा है, इसको नहीं समझता है क्या बोल रहा है, इसको खुद को नहीं पता। और बाद में वो बात सच हो गई। वो मेरे को बोलता था, भाई तुम मुंबई के सबसे खतरनाक रैपर हो, ये बात मान लो। लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता था, मेरे को लगता था कि खुश होके बोल रहा है, ऐसी तारीफ कर रहा है, मेरे को चढ़ा रहा है।
लेकिन मैं बहुत खतरनाक रैपिंग करने लगा था, फ्री स्टाइल मेरा बहुत कड़क हो गया था। इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, जो लैंग्वेज बोले वो लैंग्वेज में फ्री स्टाइल रैप करना चालू किया था मैंने। और जो पब्लिक वहाँ जमा रहती थी, जो दूसरे रैपर्स रहते थे, उन लोगों को मैं ठसाते रहता था। कोई इंग्लिश में रैप कर रहा था उसको ठसा दूँ, बोलूँ कि हिंदी में रैप करना चाहिए, इंग्लिश तो बाहर की भाषा है, अपनी भाषा में करना, तेरे में दम है तो ये वो, ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग का बीफ चालू रहता था, आपस में सबको ठसाते रहता था मैं। बाहर के रैपर्स भी हम लोग को देखने आते थे, पूरा एक हम लोग ने सीन फॉर्म किया था। वहाँ पर लोग जमा होते थे, चाय की टपरी पे हम लोग बैठे रहते थे, तो रोज वहाँ पे रैप होता था। हम लोग कॉलेज बंक करके यही काम करते थे। बीएससी पढ़ने गया था मैं, बीएससी तो नहीं किया लेकिन बेस्ट एमसी बन गया। आपने खुद से भी आपका एक फ़ोन से ही शूट करके नेजी आपने एक वीडियो बनाया था, जी जी, जो आज भी मतलब लोगों को यकीन नहीं होता कि नेजी ने इतनी मेहनत की थी। तो वो वाला थॉट आपके दिमाग में कैसे आया था नेजी? मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे साथ जो चल रहा था ना, मतलब स्कूल में, कॉलेज में ना, हम लोग को फेस्टिवल में परफॉर्म करना था मेरे क्रू को। जैसे मैंने बताया, मेरा जो क्रू था कॉलेज में, स्किज़ोफ्रेनिक्स नाम रखा था मैंने, क्रू का नाम रखा था स्किज़ोफ्रेनिक्स, कि सबको पागलपन है, क्रेजीनेस है। तो हम लोग कॉलेज फेस्टिवल में भाग लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे पार्शलिटी हो रही थी, उन लोग सिर्फ सरदारों को चांस दे रहे थे। और उन लोग ने ऐसा कुछ किया, टीचर्स ने हम लोग को ऐसा कुछ हम लोग की कदर नहीं की, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर लाइफ में मुझे कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। जो फैकल्टी थी मेरे कॉलेज की, उन लोग मुझे डिग्री नहीं दे रहे थे क्योंकि मैं इरेगुलर था। तो वो एक स्ट्रेस था मेरे सर पे कि मेरे को डिग्री नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा। फिर मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि तू इंजीनियरिंग करता है या मेडिकल करता तो समझ में भी आता, तू ये क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है खाली तू साइंस में, तेरे को इंजीनियरिंग या मेडिकल करना चाहिए था। तो वो एक प्रेशर था। और फिर एरिया में बचपन से जो मुझे लोगों ने कम समझा या मुझे मस्तीखोर समझा, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना था, ये बताना था कि मैं जीनियस हूँ, मैं सिर्फ मस्तीखोर या सिर्फ आवारा नहीं हूँ। मेरे अंदर भी अदब तहजीब है, मैं ऐसे घराने से आता हूँ, मेरे अंदर अदब तहजीब है और मेरे पास कला है, मेरे पास हर वो चीज़ है जो एक काबिल इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो ये कमी मुझे बहुत महसूस हो रही थी कि लोग मुझे हल्के में ले रहे, स्कूल में, कॉलेज में, एरिया में, हर जगह लोग मुझे हल्के में ले रहे, घर पे हर जगह मुझे लोग हल्के में ले रहे। तो वो बहुत मेरे को चुभता था, मैं उससे दबते जा रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, सब एक साथ जमा हो गया। दिसंबर 2013 में 5 दिन के अंदर मैं बिना खाए पिए, सोए, नहाए धोए बैठा था कंटिन्यूस आईपैड पे, और मैंने पूरा लिरिक्स तैयार किया। बीट प्रोडक्शन भी मैंने खुद किया और मैंने बीट फाइंड आउट किया, लूप सेटिंग किया और उसको बराबर बीपीएम पे लगाया। फिर उसमें मैंने स्टोरी लिखना चालू की। फिर मैंने अपनी पूरी स्टोरी लिखा उसमें, स्टार्ट टू एंड, ऐसे ऑटोबायोग्राफिकल मैनर में। उसमें मैंने फ्री स्टाइल रैप मेरा मजबूत था, इसलिए अलग अलग टाइप के फ्लोज क्रिएट हुए और वो इन्वेंशन हो गया कि हिंदी में ऐसा राइम किसी ने पहले कभी किया नहीं था। और जो मेन स्ट्रीम रैपर्स कर रहे थे उन लोग नंगा नाच, दारू, पैसा, शराब, ये सब बारे में बात चल रही थी। मैंने रियल रैप को फॉर्म में लाया कि इमोशंस, लाइफ स्टोरी, कनेक्शन, पॉलिटिक्स, हर चीज़ को मैंने सामने लाया कि रैप का जो आर्ट फॉर्म है उसको रियल तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए मेरे को पता नहीं था ये इतना बड़ा इन्वेंशन हो जाएगा कि पूरे देश भर में इसको मान लेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे और सब कुछ बदल जाएगा इसके बाद, ये मेरे को नहीं पता था। लेकिन मैंने सीन की स्टडी किया था। मुंबई में जो चल रहा था ना, मुंबई में पब्लिक इंग्लिश रैप कर रही थी। जो दूसरे रैपर्स थे ना, वो लोग रैप करते थे लेकिन इंग्लिश में करते थे, तो वो इतना काम नहीं कर रहा था। इंग्लिश में तुम कितना भी रैप करोगे ना, तुम अपनी दिल की, मन की सच्ची बात नहीं बोल पाओगे, क्योंकि बाहर की भाषा है, वो अपनी भाषा नहीं है। तो ये बात मुझे समझी और मैंने आफत बनाया यही सोच के कि सीन में सब पब्लिक दहल जाएगी कि इसने हिंदी में रैप करने को कूल बना दिया। यानी मैं इतना एफर्टलेसली और इतना कॉन्फिडेंटली स्पिट कर रहा था ना कि हिंदी में भी स्पिट करना कूल है, हिंदी में रैप करना कूल है, हिंदी में भी बार्स है, पंच लाइन्स है, इमोशंस है। ये बात मैंने साबित कर दी वो गाने के साथ। तो वो पूरा आउटबर्स्ट जो था ना, मेरा गुस्सा था ना, वो एक साथ एक गाने में निकला और उसके वजह से मेरी कलाकारी में भी एक जो जुनून रहता ना, मेरे अंदर जुनून बहुत था। आजकल मेरे गानों में जुनून कम हो गया क्योंकि मेरे को सब कुछ मिल गया है ना। उस वक्त मुझे कुछ मिला नहीं था, मैं हंग्री था और मुझे सब कुछ चाहिए था।
तो मेरे अंदर जो जुनून था वो जुनून ने मुझे ड्राइव किया और मैं 5 दिन के अंदर ये पूरा पीस के साथ खड़ा हुआ। पूरा आर्टवर्क, एडिटिंग, वीडियो, ऑडियो, लिरिसिज्म, हर चीज़ मैंने खुद की थी आईपैड पे। शूट भी मैंने खुद किया था, खाली किसी और के हाथ में कैमरा था। फ्रेम मैंने खुद सेट किया। मैं बोला पकड़, अभी रिकॉर्ड का बटन दबा, मैं वहाँ जाके खड़े रहता हूँ। वहाँ खड़े रहा, रिकॉर्ड का बटन दबाया, फिर शूट हुआ। फिर मैं बोला चल अभी यहाँ खड़े रहे, वहाँ का रिकॉर्ड का बटन दबा, मैं वहाँ जाके खड़े रहता हूँ। ऐसे कर करके पूरा वीडियो मैंने शूट किया। एडिट भी मैंने खुद किया। लास्ट में मैंने क्रेडिट भी खुद ले लिया कि एडिटेड बाय नेजी द बा। अच्छा, आपको ये नाम किसने दिया नेजी? नेजी मेरे स्कूल के दोस्तों ने नाम दिया। नावे दिस क्रेजी तो नेजी। असल में हिप हॉप में जैसे ड्रेक को ड्रिजी बोलते हैं, लिल वेन को विजी बोलते हैं, जेजी बोलते हैं, एजी, नास का दोस्त है एजी, तो एजी, जेजी, वीजी, ड्रिजी, ये जो जी का फॉर्म है ना, ये असल में थोड़ा हिप हॉप है। तो नेजी भी हिप हॉप है, समझ रहे हो? हाँ। तो आपको लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो हिप हॉप है? नाम बदलने के बाद से कुछ फर्क पड़ा था आपको? हाँ, हिप हॉप एक लाइफस्टाइल है, हिप हॉप एक फिलॉसफी है, हिप हॉप एक जीने का तरीका है। मैं अभी तो इस्लामिक वे में लाइफ जीता हूँ और हिप हॉप वे में भी मैं लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन रियल हिप हॉप, मतलब ऐसा जो फ्लैशी और जो ग्लैमरस और फ्लैशी ऐसा जो हिप हॉप रहता है, वो ग्लिटरी, वो हिप हॉप मैं नहीं जी रहा हूँ। मैं नॉर्मल हिप हॉप जी रहा हूँ, जो एथिक्स, मॉरल्स, डिसिप्लिन और पंचुअलिटी, जैसे आपने देखा मैं बराबर पहुंचा, तो वो प्रिंसिपल्स, वो फिलॉसफी, वो वाला हिप हॉप मैं जी रहा हूँ। मतलब मैं वो ग्लैमर, फ्लैशी लाइफस्टाइल, गर्लफ्रेंड्स, क्लबिंग, वो वाला हिप हॉप नहीं जी रहा हूँ। ज्वेलरी, फ्लेक्स, वो सब हिप हॉप में को नहीं आता है। मैं दूसरा हिप हॉप कर रहा हूँ और दूसरा हिप हॉप जी रहा हूँ। तो नेजी, जब आप कॉलेज में थे, आपका ये हिप हॉप तो हो ही रहा था साइड बाय साइड, बट कभी ऐसा होता, क्योंकि वो एज ऐसी होती है ना, कहीं ना कहीं तो एक बार दिल ज़रूर लगता है। तो नेजी की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कभी? मतलब आपको कभी कोई पसंद आया था? मुझे पसंद तो बहुत लोग आते थे, लेकिन मैं कभी जाहिर नहीं कर पाता था, क्योंकि अभी मेरी एक ईपी आ रही है जान, उसमें मैंने सब बताया हो। जान ईपी में पाकिज़ा गाने में मैंने बताया, पाकिज़ा एक गाना है, जान ईपी में मैंने बताया कि अदब तहजीब से प्यार कैसे किया जा सकता है, बिना लोफर बने, बिना चमड़ीगिरी किए, बिना फ्लर्ट किए, बिना क्रीपी चाली किए, कैसे तुम लड़की के एतराफ़ में आ सकती हो या उससे मन की बात बोल सकते हो। ये बात मैंने वो जान ईपी में की। जान नाम का ईपी है, उसमें पाकिज़ा नाम का गाना है, जिसमें मैं सब बता रहा हूँ कि बचपन से मुझे मेरे तवाज़ु का कोई ना मिला और इजहार करता किसी से कभी, लेकिन इनकार मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने इजहार कभी नहीं किया। मतलब मुझे ना नहीं सुनने का था, इसलिए मैंने किसी को कभी बताया नहीं कि मेरी असली फीलिंग्स क्या है। और बचपन से अकेला रहा, बहुत जो राइट पार्टनर था मुझे मिला नहीं, मैं बहुत अलग था और मेरे साथ वाइब करने वाला किसी और के साथ, मतलब ऐसे ही हुआ मेरे साथ। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि कभी मैंने देर कर दी, कभी मैंने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया, कभी मेरे एथिक्स और मॉरल्स ने मुझे रोक दिया, कभी मेरी परवरिश ने, मेरे घर वालों की तहजीब ने मुझे रोक दिया। कभी ऐसा हुआ, कभी वैसा हुआ। तो कई बार मुझे लोग पसंद आए, लेकिन कभी किसी के साथ टाका भिड़ा नहीं। और जिंदगी में अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूँ उस चीज का। जान ईपी में मैंने सब बताया। जान ईपी में असल में मैंने एक कैरेक्टर फिक्स कर लिया है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो मेरी पार्टनर है और उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, सब खाली मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा चाहिए, मतलब इन फ्यूचर वो होने वाला है। ओके, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ढूंढा है आपने किसी को, या किस तरह की, मतलब मम्मी के पसंद की लड़की से शादी करेंगे आप, या नेजी को अगर कोई मिल गई नेजी जैसी, जो मतलब मॉडर्न भी हो और इस्लाम में भी हो, मतलब कैसी चाहिए नेजी? पहले तो आप ये बताइए मुझे। ऐसी कोई मेरी फरमाइश नहीं कि रब से कोई उतारे परी, या मुझे चाहिए बस संजीदगी और दुनिया की ना हो दीवानगी, और प्रॉपर सा बैलेंस हो, वेस्टर्न और देसी का प्रॉपर सा बैलेंस हो, आज़ाद की भी ब्रैकेट में सैवेज हो, हाथों में जादू हो, बेशुमार टैलेंट हो, ड्रामा की खिटपिट नहीं, अक्लमंद पेरेंट हो, बचपन से पार्टनर की स्पेस दिल में वैकेंट हो, नावेद इनोसेंट है, नेजी है शार्प माइंड है, दोनों को समझे ऐसे तो कम माइंड है, हसल है आखिर तक हर सुबह माइंड है, शोहरत तो पैसा तो गहरा बड़ी खाई है, लालच है तेरे में तो वटा रहने दे पहले से,
चाहते तेरे में कुछ अच्छा करने की तो आजा मेरे से अटूट बंधन बना ले, पहुंचेंगे आखिर तक खैरियत से। तो बेसिकली मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके अंदर लालच ना हो, जो नेजी के पीछे ना जाए, नावेद को भी समझे, नेजी को भी समझे, और जो मॉडेस्ट हो, जो लॉयल हो, जो रियल हो। मेरे को रियल लड़की चाहिए। अभी क्या लड़की लोग में मतलब रियल भी है, बहुत सारी रियल लड़कियां भी है, तो रियल लोग को रियल मिल जाते हैं भाई, कहीं ना कहीं से ऊपर वाला भिड़ा देता है। रियल लोग के साथ रियल लोग हमेशा रहते। अभी देखो लड़कियां अलग अलग टाइप की रहती है। आजकल का जमाना ऐसा चल रहा है कि आजकल जो हुकअप सिचुएशन है वो, उस पर तो मैं जरा भी अप नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आता है वो किस तरीके का मतलब कल्चर है। वो कल्चर से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा ताकि मुझे ऊपर वाला ऐसी बंदी से मिला है जिसने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा हो। तो बस मैं रुका हूँ सही। मैं डायरेक्ट निकाह करना चाहता हूँ। मुझे सब हुकअप वुकअप में नहीं फंसने का भाई। मुझे मालूम है धोखे हो रहे हैं, पब्लिक क्या क्या कर रही है। पब्लिक 10-10 रिलेशनशिप्स में से जाके भी पछता रही है, और फिर शादी करके डिवोर्स हो रहा है, फिर वो उस पर एलिगेशंस लगा रही है, फिर उसको ब्लैकमेल कर रही है। क्या क्या अजीब अजीब शॉट चालू है भाई। ये सब चीज़ में मेरे को नहीं पढ़ने का है। अच्छा आप मुझे ये बताइए नेजी, नावेद भी आप ही है, नेजी भी आप है, बट आपके हिसाब से नावेद और नेजी में क्या फ़र्क है? नावेद में और नेजी में बहुत फ़र्क है। नावेद जो है वो मस्जिद जाता है, नेजी स्टूडियो जाता है। नावेद को मर्सिडीज़ में घूमना है, नेजी को मर्सिडीज़ में घूमना है, नावेद को लोकल ट्रेन में घूमना है। और नेजी को मतलब बिजनेस क्लास फ्लाइट चाहिए, और नावेद तो पैदल भी चलने को तैयार है। तो नावेद बहुत हम्बल है, नेजी थोड़ा एरोगेंट है। एरोगेंट नहीं बोलूँगा, थोड़ा मतलब वो अपने जीनियस पे थोड़ा गर्व है उसको कि मैं इतना खतरनाक रैप करता हूँ वगैरह। नावेद उसको हम्बल करता है कि भाई क्या इधर देख, तू कहाँ से आ रहा है, क्या है तू, इंसान है तू भी, और ये सब खुदा का दिया हुआ है। और नेजी थोड़ा स्वैग में, एटीट्यूड में रहता है, नावेद थोड़ा हम्बल रहता है। और नेजी इंग्लिश गाने सुनता है, नावेद बॉलीवुड सुनता है, कव्वाली सुनता है, गज़ल वज़ल सुनता है। तो नावेद कुर्ता पजामा पहनता है, तो नेजी को स्नैपबैक कैप्स के बिना जमता नहीं है। तो नावेद और नेजी में बहुत कॉन्ट्रास्ट है। वो लोग दोनों अलग ही कैरेक्टर रोल। मेरा हफ्ते में आधा हफ्ता नावेद रहता हूँ, आधा हफ्ता नेजी रहता हूँ। मम्मी को कौन पसंद, नावेद या नेजी? सबको नावेद ही पसंद है यार। नेजी खाली मेरे फैन लोग के लिए हूँ मैं। घर पे तो नेजी चलता नहीं, बोले बहुत मारेंगे। नेजी स्टूडियो तक ही रखना, नेजी हम लोग के लिए तो नावेद ही है। नेजी रैप के अलावा आपको और क्या करना पसंद है? मतलब जब आप घर पे होते हो स्पेशली क्या करते हो? मैं इबादत करता हूँ। मुझे इबादत करना पसंद है और रिसर्च करना पसंद है, नॉलेज गेन करना। नॉलेज का मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे इतना कुछ पता चल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मुझे और जानना है। तो मैं हमेशा अपना वक्त कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करने में बिताता हूँ। ऐसा मैं जो स्क्रॉलिंग करते बैठता नहीं हूँ, कुछ भी टाइम पास नहीं करता हूँ, और कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा होता हूँ। मेरा काम हमेशा चालू रहता है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अभी क्या चल रहा है, ईपी क्या चल रहा है, स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। फिर मैं खिदमत करने की कोशिश करता हूँ, माँ बाप की खिदमत करने की कोशिश करता हूँ, ग्रॉसरीज ला के देता हूँ वगैरह। और आप जाते हैं ग्रोसरीज वगैरह ला? हाँ, मॉस्क जाता हूँ मैं, मॉस्क विजिट करता हूँ। मॉस्क जाता हूँ और मुझे खिदमत करना है, मुझे सोशलाइज होके अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, गरीबों की मदद करना है। जो पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है बच्चों को, उनको पढ़ाना है। और जहाँ मेरी ज़रूरत है, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसी ट्रिप्स पे भी निकलता हूँ, इस्लामिक ट्रिप्स पे भी निकलता हूँ। तो बेसिकली मैं स्पिरिचुअलिटी वगैरह कर रहा होता हूँ अगर मैं रैप नहीं कर रहा होता तो मेरा दो ही जोन है, एक स्पिरिचुअल जोन है और एक आर्टिस्टिक जोन है। बस ये दोनों जोन के अलावा मैंने बाकी सारे जोन छोड़ दिए। जो फालतू की बैठक थी, जो दोस्त थे, वो सब मैंने बंद कर दिया। अभी मैं सिर्फ नेक काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ और बुराइयों से दूर हो गया। नेजी कई बार होता है ना ऐसे, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है ना, तो मन करता है कि बस कहीं किसी कोने में बैठ के रो लो। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब सब कुछ होने के बाद भी हाँ, मुझे ऐसा म्यूजिक बनाने का है जहाँ मैं ये सब बात करूँगा। मेरे म्यूजिक में, म्यूजिक एक सहारा है। जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ या म्यूजिक बनाने लगता हूँ तो
मेरा रोना गाना उसमें निकल जाता है। मेरा रोना बहुत अलग है, मैं ऐसा लड़कियों के जैसा बैठ के तो रो नहीं सकता हूँ। मैं रोता हूँ तो बादल गरजते, मैं खतरनाक रोता नहीं हूँ, मैं खाली महसूस करता हूँ। और फिर बहुत देर तक मैं उस जोन में रहता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरा मन किस जोन में जा रहा है। मुझे रियलाइजेशन होता है कि मैंने माँ बाप के साथ क्या किया, अपने फैंस लोग के साथ क्या किया। मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो अपॉर्चुनिटी को मैंने कैसे हैंडल किया, कितना मैं ग्रेटफुल रहा, कितना मैं ग्रांटेड लिया। मेरे को रियलाइजेशन होता है, बहुत गम होता है, तकलीफ होती है। और मेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो कुछ मुझे सहना पड़ा, मतलब ये सब एक साथ कभी कभी मेरे दिल और दिमाग पे आ जाता है कि तेरे साथ तो ये हुआ है, तेरे साथ तो वो हुआ है, सब याद आने लगता है। फिर तूने तो कुछ किया नहीं, तू ना माँ बाप का है, ना तू उम्मत का है, ना तू इनका है, ना तू इनका है, ना तू अल्लाह का है, तू क्या कर रहा है, तूने इतनी लाइफ गवा दी। तो बहुत सारे थॉट्स एक साथ जब आ जाते हैं ना, तो फिर वो कुछ और ही हो जाता है। फिर रोना हंसना सब भूल जाता हूँ मैं। फिर मुझे म्यूजिक या कुरान की तिलावत, नमाज, ये सब चीज़ से मैं बाहर आता हूँ। मुझे पॉजिटिव वो मिलता है, एक सिरा मिलता है, इसको पकड़ के मैं फटाफट ऊपर आता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ कि नहीं भाई, सब कुछ सही होगा। मेरी जर्नी है ये, अल्लाह ताला ने मेरी आजमाइश ली क्योंकि मैं उनका करीबी बंदा हूँ। मेरी जर्नी ऐसी, अब भी मेरे साथ के लोग आगे बढ़ गए तो मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी जर्नी ड्रामेटिक रखा है। हो सकता है कि मैं इस तरह से ही कामयाब हो जाऊं, या मुझे ये सब देखना ही था। हो सकता है मेरी किस्मत में ही लिखा था। हो सकता है मुझे ये सब देखने के बजाय मुझे कुछ अच्छा करने मिले लाइफ में। तो मतलब मेरी जगह कुछ और है और मैं अपनी जगह पर ही हूँ अभी तक। वो जगह किसी ने लिया नहीं है, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तो ऊपर वाले ने वो जगह मेरे लिए बनाई है। तो मुझे कुछ पछतावा नहीं होता है अपने पास को लेके, या मैं ऐसा कुछ डिप्रेशन से तो अभी बाहर आ गया हूँ। मेरे को कभी डिप्रेशन होता नहीं है अभी। मैं कोई चीज़ का सहारा लेकर या अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ करूँ, या ऐसा कुछ डिप्रेशन में जाके मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसा कभी हो रहा नहीं है मेरे साथ। वो सब जोन से मैं बाहर आ गया हूँ। अभी मैं बहुत पॉजिटिव लाइफ जी रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ और हेल्दी रह रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फोकस्ड रह रहा हूँ। और बस मुझे अब वापस से वो रिपीट नहीं करना है जो मैंने पिछला हरकतें जो मैंने की, जिसका पछतावा मुझे होता है। अब मुझे इस अपॉर्चुनिटी को अहमियत देना है। और मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मुझे ये बात समझनी पड़ेगी। मुझे थोड़ा संभल के चलना है, कॉन्शियसली स्टेप रखना है कि बच्चे मुझे देख रहे हैं, एक पूरी जनरेशन है जो मुझे देखती है, उन लोग मुझसे सीख रहे हैं, बचपन से उन्होंने मुझे देखा है, सब मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। सब बात मुझे अब रियलाइज हो रही है कि मुझे ऐसा कुछ गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे उनको बुरा लगे या मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो या बच्चे लोग पर गलत असर पड़े। तो मुझे बहुत सोच समझ के कदम फूक फूक के रखना है और जिम्मेदारी के साथ चलना। अभी मैं सीन में हूँ, हिप हॉप में हूँ, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को समझते हुए मुझे चलना पड़ेगा। तो अब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया है। नेसी, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, बॉलीवुड में डायरेक्ट आपको मौका मिला था, रणवीर सिंह के लिए आपने इतना अच्छा प्यारा गाना गाया था, वो कैसे आपके हाथ लगी थी? अरे मैं तो आफत रिलीज किया ना मेरे पहले ही गाने पे। सोचो, पब्लिक बॉलीवुड के लिए 10-20 साल रुकती है। मैंने अपना गाना रिलीज किया, उसी साल मेरे को बॉलीवुड का ऑफर मिल गया ना, पहले ही साल। वो भी डायरेक्ट अमिताभ बच्चन और अजय देवगन, ऋतिक रोशन लोग के साथ। मेरे ऊपर मैं ब्लेस्ड पैदा हुआ था भाई। मेरा करियर स्टार्टिंग में तो बूम था, पहले ही गाने के साथ मैं पूरे नेशन वाइड में छा गया, बॉलीवुड का रोल मिल गया मेरे को, फटफट काम हुआ मेरा, लेबल के साथ काम हुआ, वर्ल्ड वाइड टूर किया। 1-2 साल में, 3-4 साल में मैंने बहुत कुछ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बॉलीवुड मुझे जब मिला तो मैंने आज मुझे रियलाइज होता है कि वो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो टाइम पे मैंने नहीं समझा, वो टाइम पे फ्लो में मैं करते जा रहा था, क्या हो रहा है मेरे को समझ रहा नहीं है। काम आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, दिन गुजर रहे, पैसे आ रहे, मैं घूम रहा हूँ, मचा रहा हूँ, सब होते जा रहा है। लेकिन अब मुझे समझ में आता है वो सब जो था वो बहुत कीमती पल था और वो सब बार बार नहीं होता है। और वो सब जो हुआ वो एक बहुत अनमोल चीज़ थी और उसकी कदर मुझे करनी चाहिए थी। कदर करता हूँ मैं, लेकिन आसानी से नहीं मिलती वो चीज़। पब्लिक उसके लिए मर रही है भाई, 20-20 साल
10-10 साल उन लोग म्यूजिक प्रोडक्शन में बैठे कि मुझे एक ब्रेक मिले, और मुझे वो इतनी आसानी से मिल गया। पहला पेमेंट कितना मिला था नेजी आपको जब आपने खुद से अपना गाना बनाया था, आपके चैनल पे जब आपने डाला था? 10,000। वो 10,000 आपको जब आपके अकाउंट में आया होगा, क्या फीलिंग थी उस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं बचपन से अमीर था, सच बताओ तो। मतलब मैं आता गली से हूँ, लेकिन पैसे मेरे पास हमेशा से थे। बचपन से मैं बहुत अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा मैं ही लेके घूमता था कैश, हमेशा 500 की नोट। पब्लिक इधर 5 रुपए का चिल्लर लेके आ रही ना, 1-1 रुपया ला रही है, हमारा 500 की नोट सीधा खतरनाक 500 की। तो 2-2 हज़ार की नोट लिया हूँ मैंने। तो वो सब मेरा स्कैम था। बचपन से मैं थोड़ा खेलता रहता था, तो मैं वो खेली भी बोलते थे, हटेली भी बोलते थे। जब मैं कैश मेरे पास आया आर्टिस्ट वाला, तो मुझे वही फीलिंग आई बचपन वाली कि मैं अमीर हूँ। बचपन मेरे को सरकार भी बोलती है, पब्लिक सरकार। मैं उन लोगों को खिलाता हूँ ना अपने दोस्तों को, चल क्या खाने का, चल लेके चल, पार्टी देते रहता हूँ। तो जब मैं आर्टिस्ट बना तो मेरे पास जब पैसे आए तभी भी मैं दोस्तों को बहुत पार्टी दिया, और स्नीकर्स खरीदा, और शेड्स खरीदा, हिप हॉप क्लोथिंग लिया। और मैं सपना देखता था कि मेरे पास 1 लाख रुपए कभी आ जाए, काश मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाए तो मैं स्नीकर के पैर खरीदूं और हिप हॉप क्लोथिंग खरीदूं और फुल ट्रेंडी बन के घूमूं। मैं ऐसे सपने सोचता था, और वो सब सच में हो गया। फिर मैंने सोचा काश मैं बैंड्रा में जाके रहूं, तो मैं कार्टर रोड पे घर ले लिया। काश मुझे गाड़ी मिले तो मैंने मर्सिडीज ले लिया। और मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिजनेस क्लास फ्लाइट्स बोलो, या लग्जरियस कार बोलो, या कार्टर रोड पे घर बोलो, मैंने सब कुछ हासिल किया। मैं नाइकी टाउन जाता था लंदन खाली शॉपिंग करने के लिए। पैसे मेरे पास बहुत आए, और मैंने स्पेंड भी वैसे ही किया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे सेव करना चाहिए था। बाद में मैं ऐसे स्टेज में आऊंगा मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने उसको स्पेंड किया बिंदास। बहुत मजा आया मुझे पैसों के मामले में। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। गली बॉय के लिए कितना मिला था नेजी आपको? गली बॉय के लिए असल में मैं अवेलेबल नहीं था। मैं थोड़ा मेरे साथ थोड़ा मसला चल रहा था, तो मैं शूट पे था नहीं। तो जो रकम तय हुई थी वो मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं शूट पे था ही नहीं। हाँ, और जितना मैंने काम किया उसका मैंने पैसा लिया, थोड़ा 10-20 लाख ऐसा। मैं कैसा पैसा लेता था उन लोग से मालूम, के मैं जब काम करूंगा तो दे देना, जब मेरे को जरूरत रहेगी तो दे देना। मेरे साथ मतलब मैंने रिलेशन बनाया। मैंने बोला देख पैसा मत दो मेरे को, या तो मुझे पैसा दो 5 करोड़, 3 करोड़ दो मुझे, 3 करोड़ दो, या तो एक काम करो कि मैं गुडविल पे काम करता हूँ। मैं साफ साफ बोला मैं गुडविल पे काम करूंगा, तुम्हारे मेरे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे तो बाद में भी अपन कुछ कर सकेंगे। तो मैंने वैसे ही काम किया, गुडविल पे काम किया, और जब मुझे जरूरत थी तो उन्होंने मुझे पैसा भी दिया। बिग बॉस भी जाकर आ चुके हैं नेजी आप। बिग बॉस की अपॉर्चुनिटी जब आपको आई थी तो कितना टाइम लगा था आपको कि मैं जाऊं या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी? 3-4 महीने लग गया था। मुझे पहले भी बिग बॉस का ऑफर आया था, मैंने मना किया था। लेकिन इस बार मेरे करियर में ऐसी सिचुएशन थी ना कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और मैंने सोचा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कैमरा प्रेजेंस मिलेगा अपने को। थोड़ा अंडरग्राउंड हो गया वो बहुत साल से, क्योंकि कभी मेन स्ट्रीम गया नहीं ना। मेरे को अंडरग्राउंड में ही रहना पसंद था। बॉलीवुड के काम वाम किया था मैं, लेकिन थोड़ा नीश आर्टिस्ट था। मेरे को सिलेक्टेड लोग जानते थे, रिकग्निशन मेरा बहुत अच्छा था। देखे रहेंगे तुमने बिग बॉस में, जानवी कपूर, अनिल कपूर, सब मेरे को पहचानते थे। तो बॉलीवुड में मैं पब्लिक को, मतलब जो हार्ड पब्लिक थी उन लोगों को मैं पता था, लेकिन जो डेली टेलीविजन यूजर है और ऐसे जो नॉर्मल जनता है ना, कॉमन लोग जो हिप हॉप से दूर है, हिप हॉप के साथ थोड़ा अलग ट्रेंड है। अभी ये जो नॉर्मल लोग हैं ना, ऑटो वाला और ये बावर्ची, लोग सब मेरे को पहचानने लगे। तो ये पब्लिक में मैं नहीं फेमस था। बिग बॉस के थ्रू मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं आम जनता के भी सामने आ गया। तो मुझे बिग बॉस का ऑफर हाँ करना पड़ा, इसलिए क्योंकि मुझे एक पुश चाहिए था मेरे करियर में, और वो मुझे अच्छा खासा फायदा भी हुआ उसका। बिग बॉस किया तो उससे मेरा काफ़ी फायदा हुआ, तो मेरा एक अच्छा मूव था वो। मैंने सोचा कि बिग बॉस करूंगा तो मैं रैपर ऐसा था ना कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड था पहले। बिग बॉस करूंगा तो मेरे लेवल का नहीं है। बिग बॉस में तो झगड़े लड़ाई होते हैं, बचकाने लोग हैं, इन लोग अपना जोन नहीं है, अपने को नहीं करने का, ऐसा सोच के करूं नहीं। फिर मैंने प्रोज एंड कॉन्स का एक कॉलम बनाया, उस पर लिखना चालू किया, फायदा क्या है नुकसान क्या है, फायदा क्या है नुकसान क्या। ये किया था आपने? ओके। तो फिर फाइनली
मैंने सोचा कि हटाओ, अपने को एक्सपोजर मिलेगा, अपने को एक नई जर्नी मिलेगी और वापस से अपने को शायद हो सकता है इसके वजह से अपने को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिले जो अपने को कहीं और नहीं मिलेगा। तो वो एक्सपीरियंस के लिए, एडवेंचर के लिए मैं गया अंदर। अच्छा नेजी, बिग बॉस में जाने से पहले एक इंटरव्यू देना पड़ता है, आपका वो इंटरव्यू कितने घंटों तक का था? आधे घंटे का था। उन लोग ने मेरे से यही पूछे कि तू क्यों आ रहा है वगैरह वगैरह। मैंने उन लोग को बोला कि मुझे हिप हॉप को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। MC स्टैन और मुनव्वर फारूकी जैसे कंटेस्टेंट आए थे, उन लोग भी हम लोग के क्राइटेरिया के हैं। मैं भी उन लोग के ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आना पड़ रहा है क्योंकि हिप हॉप को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैंने ये बोला और मुझसे और उन्होंने चंद सवाल किए कि मतलब तो क्यों ऐसा मूव ले रहा है अभी, तो पहले तो तेरे को भेजे थे ऑफर तो तूने मना किया था, अभी तू क्यों हाँ बोल रहा है, क्या शॉर्ट है तेरा? तो उन लोग भी बहुत हार्ड सवाल कर रहे थे। मैंने जवाब भी वैसे वैसे दिया उन लोगों को। जवाब देने में तो नेजी एक्सपर्ट है। मैं बोला मैं साफ साफ बता रहा हूँ तुमको, मुझे प्रेजेंस चाहिए, क्या एक्सपोजर चाहिए मुझे। मैं आ रहा हूँ ताकि मैं दिखूँ। मैं बहुत देर से अंडरग्राउंड रहा, पिछले कई सालों से मैं अंडरग्राउंड था। ये बात मैंने उन लोगों को बोला कि मैं अभी बहुत देर से अंडरग्राउंड था, मुझे कैमरे के सामने आने गए। तो उन लोग ने बोले हाँ ठीक है चल। फिर उन लोग तो खुश थे मेरे से, सब खुश थे। तो नेजी खाली एक्सपोजर ही चाहिए था आपको या पैसे भी मैटर करते थे आपको उस वक्त? पैसे भी चाहिए थे मुझे। पैसे हालांकि मिले नहीं मुझे, फौरन बहुत लेट मिले। पैसे उस वक्त मुझे चाहिए थे और पैसों के लिए भी मैं गया था। पैसे और एक्सपोजर ये सब मेरे प्रोज में था कि एक्सपोजर मिलेगा, पैसा मिलेगा। कॉन्स में ये था कि हिप हॉप की पब्लिक तेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। हिप हॉप की पब्लिक बोले ये क्या, ये तो MC स्टैन और मुनव्वर फारूकी जैसा बन गया है, ये तो रियल आर्टिस्ट था, ओरिजिनेटर था, ये इन लोग के ऐसा क्यों कर रहा है, बिग बॉस का ट्रेंड फॉलो कर रहा है, या बिग बॉस कितनी घटिया जगह है, ये वो ऐसा लोगों को लगता है। कुछ पब्लिक ऐसा सोचती है। मैं भी पहले ऐसा सोचता था, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदला और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो एक एक्सपीरियंस है। जैसे स्कूल डेज याद आ गए मुझे कि शेड्यूल पर, टाइम पर सोना उठना, खाना खुद पकाना, एक डिसिप्लिन में रहना, ये सब एक अच्छी एक दूसरे तरीके से मैंने देखा उसको और मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। मैं वहाँ जाके झगड़े लड़ाई नहीं किया। मैंने बताया कि ऑनेस्टी क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग किसको बोलते हैं। मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी कैसी होती है, कि रिलेशनशिप्स कैसे होते। तो मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। एक मेरा कैरेक्टर सामने आया, एक मेरा रोल सामने आया। तो सब पब्लिक को मजा आया, तो मेरा तो फायदा ही हुआ। मेरे को मतलब एक मौका मिला कुछ करने का। तो मैं तो अभी वापस बिग बॉस में जाने के लिए तैयार हूँ। अंदर जाने के बाद कितने दिन के बाद कंफर्टेबल हो गए थे कि हाँ चल भाई? अरे मैं बहुत चुप रहता था, मैं कुछ बोलता नहीं था क्योंकि मेरे वाइब की पब्लिक नहीं थी ना, सब अलग अलग वाइब की थी। लोग झगड़ा कर रहे, कुछ भी बात कर रहे, आड़ी टेढ़ी ऐसी फालतू बात कर रहे। मैं वो जम रहा नहीं उन लोगों के साथ बैठने के लिए। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक दोस्त बनाया मजबूरी में, और फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा जब मेरे दोस्त बने। दोनों सना को तो मैंने ले लिया था आड़े में, चलो भाई तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे साथ ही बैठा करो। दोनों सना के साथ मेरा वक्त निकल गया। जब आपने अंदर दोस्ती तो बना ली थी नेजी, लेकिन जब आपके सामने कोई लड़ता था, क्योंकि आपने बताया कि मतलब वो लड़ाई झगड़े से ही आप इतना खुद को दूर करते गए, तब जाके आपने मतलब जब आपको समझ में आया कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, लेकिन अंदर जब आप देख रहे थे लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है, तो आपके दिमाग से कुछ ऐसे आता था, अंदर से कुछ आवाज़ आती थी आपको कि नेजी रोक या घुस जा, तू भी लड़ाई कर? लड़ाई झगड़े को मैं बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। मैं पहली बात तो जल्दी आसानी से लड़ता झगड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा ऐसा है कि मैं नाइफ वाइफ लेके आँख वाँख फोड़ देता हूँ, समझ रहे हो? मेरा साइकोटिक गुस्सा है। मैं अपने गुस्से पे काबू रखता हूँ और मेरे को शांत रहना पसंद है। मैंने ये आजमाया, ये हम लोग का तरीका है कि जब झगड़ा हो, गुस्सा हो हर तरफ, तो वहाँ पर समझदारी का और वहाँ पर शैतानी अमल को दूर करते हुए ना गुस्से को थूक देना, संभल जाना, अपने आप को काबू में रखना, ये सब मैंने सीखा था। क्योंकि मैं एग्रेसिव बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे पता था कि मुझे अंदर जाके गुस्सा तो करना नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, बेटा हम लोग का नाम मत खराब करना। तो मैंने गुस्से को तो बहुत काबू में रखा। मैंने शांति से हैंडल किया सब चीज़ों को। गुस्सा आता था तो मैं दबा लेता था, गुस्सा करता नहीं था। एक दो बार वो हुआ मेरे से, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ और मुझे
आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, समझदारी से काम करना है। तो वैसे ही मैं रहा वहाँ पर। अंदर जितनी भी आपने दोस्ती बनाई थी, क्या अब भी वो लोग आपके दोस्त हैं, या शो खत्म होने के बाद कुछ महीनों बाद सबका असली रंग आपके सामने आया? सना से बात होती है मेरी, बाकी किसी से बात नहीं होती। तो आप टी सीरीज में भी स्पॉट हुए थे नेजी कुछ बिग बॉस के बाद, तो कुछ कोलैबोरेशन होने वाला है या क्या है, कुछ आने वाला है? कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते कि अभी बहुत सारी चीज़ आने वाली है। कौन सी चीज़ किसके साथ आएगी वो पता नहीं, अभी तो कुछ भी हो सकता है। अभी मेरी जान ईपी आ रही है, भी उस पर ध्यान दे रहा हूँ मैं। सना के साथ अब दिन ब दिन, क्योंकि दोस्ती अब पुरानी होते जा रही है, अब कैसा बॉन्ड हो गया है? ऐसा होता है कि कभी लो फील कर रहे हो तो फ़ोन करके बात कर लिया? नॉर्मल, सबके साथ नॉर्मल बॉन्ड है मेरा। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है दोस्त। मैं दोस्त लोग के साथ अभी रहना छोड़ दिया। मैं अपने जोन में रहता हूँ, अपना काम करता हूँ। दोस्त लोग मेरे को याद करते तो ठीक है। मेरे लिए मॉम डैड मेरे दोस्त है, अल्लाह ताला मेरे पार्टनर है। अल्लाह ताला से प्रे करते रहता हूँ, अपने जोन में रहता हूँ। क्योंकि दोस्त लोग ने मेरे साथ बहुत खोटा शॉट दिखाया है। सबने ज़रूरत के टाइम मुझे याद किया है और या मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसे दोस्त मुझे बहुत मेरे साथ सब दोस्ती में ना, मेरे सारे ताल्लुकात जो थे ना पुराने, सब ऐसे हुआ कि उन लोग बोले कि उन लोग एक बार मेरे को रिस्पेक्ट कम करते ना तो मेरे को नहीं जमता है। मेरे को जो रिस्पेक्ट चाहिए ना, वो रिस्पेक्ट अगर लोग नहीं दे रहे ना तो मैं उन लोग से ताल्लुकात नहीं रखूँगा। ये बात मैं समझ गया। तो मैंने सबसे सलाम दुआ ही रखा है। कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरा खास नहीं है, समझ रहे हो? सबसे सलाम दुआ ही है मेरी। अभी खास लोग कम हो गए मेरी ज़िंदगी में से। जिनको बनना है वो एफर्ट्स डालो, क्योंकि मैं एफर्ट्स डाल के थक गया हूँ। अब तुमको खास बनना है तो उसके लिए एफर्ट्स डालना पड़ेगा, तुमको वैसी हरकत करना पड़ेगा कि मैं तुमको खास बनाऊँ, है ना? अभी सबसे सलाम दुआ है। कभी ऐसा हुआ है नेजी आपके कि आपको किसी आपके दोस्त के ऊपर बहुत भरोसा हो, लेकिन पीछे से कुछ और ही उसका आपके पास निकल के आया? हाँ, कहते ना पीठ में खंजर घोंप दिया हो किसी ने। बहुत हुआ। कोई इंसिडेंट अगर आप बताना चाहो? अभी रिसेंटली मैंने मेरी टीम में से लोगों को फायर किया। तो पब्लिक का ना बहुत अपॉर्चुनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। पब्लिक ये नहीं देखती है, लॉन्ग टर्म नहीं देखती है। पब्लिक को चाहिए पैसा, पब्लिक को चाहिए शोहरत, पब्लिक को चाहिए क्रेडेंशियल्स, शाउट आउट, पब्लिक को ये सब चीज़ चाहिए। और ये सब चीज़ के लिए तो मेरे को सामने तूने अपना रंग दिखा दिया ना। मेरी ईपी अभी आउट हुई है, ईपी का नाम है हटेली, उसमें गाना है विकेट में मैं बात करोगे तेरे को ऐसा सजा दूंगा, मेरे हाथ लगा तो तेरा ये असर होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें मैं धमकी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तूने आपस में साथ में रह के अपना रंग दिखा दिया कि तू पैसों के लिए मेरे साथ था। मेरे को थ्रेटनिंग दे रहा है, मेरे घर पे आ रहा है, मेरे अब्बा को कॉल कर रहा है, पैसों के लिए तू इतना मर रहा है, ले तेरा पैसा और जा यहाँ से। मैं बोला ले तेरा पैसा और जा यहाँ से। और फिर उसके बाद अभी तो मैं इतना पैसा कमाने वाला हूँ ना इंशाल्लाह के, मतलब ये 10-20 हज़ार 50 हज़ार के लिए इन लोग इतना रंग दिखाया अपना। अगर लॉयल्टी दिखाते, साथ में रहते ना, तो उन लोग की जिंदगी बना देता था मैं। लेकिन अभी देखना इन लोगों के साथ क्या शॉर्ट करूंगा। मैं तो छोड़ दिया हूँ, इन लोगों को कहीं और भी काम नहीं मिलने वाला है। पापा के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू के साथ अच्छा बॉन्ड है, वही खौफ वाला बॉन्ड है। अब्बा से अभी भी मैं डरता हूँ, बचपन से उनका खौफ है। पट्टी से मारते थे मेरे को, दुबई से आते थे तो मुझे अभी भी उनसे डर लगता है। हालांकि अभी मैं थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन खौफ तो मुझे अब्बा का अभी भी है। लड़कों का एक ना होता ही है, ड्रीम होता है अपने पापा को गले लगाना। नेजी का वो ड्रीम पूरा हुआ या नहीं? हाँ, मैंने अपने पापा को गले लगाया। एक दिन ऐसे ही रैंडमली मेरा मन किया, मैं गया उनको बेड पे से उठा, अब्बू उठिए उठाया, उनको सीधा पकड़ के हक कर लिया अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर। तो उनको भी बहुत स्ट्रेंज लगा ये ऐसी हरकत क्यों करता, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेंज हरकतें करता हूँ। मैं स्ट्रेंज हूँ थोड़ा, समझ, मेरा प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्योंकि तो आपके लाइफ पार्टनर आएगी, उनको संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपको। हाँ, उसको एक साइकोटिक ट्रिप मिलेगी उसको, वो भी मजे लेगी। जब उसको समझ जाएगा कि ऐसा शॉट है तो फिर वो भी समझने लगेगी। क्या मतलब, जैसे अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, तो अगर वो फन वे में लेने लगी ना मेरी चीज़ों को, मैं थोड़ा मतलब प्रेडिक्टेबल हरकतें नहीं करता हूँ। मेरे मूव्स, मेरे एक्शंस, तो मैं अपनी पार्टनर के साथ है ना एक ऐसा रिलेशनशिप रखने वाला हूँ ना, जहाँ पर मैं शॉट दिखा रहा हूँ और शॉट मतलब हम लोग दोनों
हम लोग दोनों का ऐसा तालमेल रहने वाला ना कि उसको मैं पूरा एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि एक मेल पर्सनालिटी के साथ तू भिड़ेगी तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या फायदे क्या नुकसान, मेरे इमोशंस के थ्रू, मेरे कैरेक्टर के थ्रू उसको एक जर्नी रहेगी, वो उसको लेके जाना चाहता हूँ इस्लामिक वे में या बॉम्बे के तरीके से या हिप हॉप के तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। हाँ, तो मैं चाली में भी रहा हूँ, गली में भी रहा हूँ, बिल्डिंग में भी रहा हूँ, बैंड्रा में भी रहा हूँ। मैं एक साथ चालू कर दूंगा ना तो फिर उसकी एड़ भाग जाएगी। अभी कहाँ रहते हो नेजी आप? अभी मैं कुर्ला में हूँ। अच्छा, अपने हुड में। ओके। मतलब वहाँ पे पहले जितनी इज्जत मिलती थी नेजी आपको, अब उतनी इज्जत मिलती है, उससे ज़्यादा हो गई है बिग बॉस के बाद से? क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के बीच और ज़्यादा पहचान मिल गई है। क्योंकि जैसे कि आपने ही बताया कि पहले ऑटो वाले या जो ढाबा वाबा पे जो थे उनको पता था कि नेजी क्या है क्या नहीं, एंड जो लोग हिप हॉप से प्यार करते हैं उनको पता था। सो अब वो इज्जत ज़्यादा हो गई कि मतलब आप कहीं जा रहे हो, पता चला आपके पीछे 4 लोगों की भीड़ भाग के आ रही है फ़ोटो लेने के लिए। अरे तुमको लगता है इज्जत है क्या? फोटो खिंचाना इज्जत है क्या? तुमको ऐसा लगता है? मतलब एक हर किसी अरे आजकल तो कोई भी सेलिब्रिटी बन रहा है, इज्जत थोड़ी ना मिलती है। सेलिब्रिटी लोग की इज्जत थोड़ी ना रहती है। इज्जत कहाँ होनी चाहिए तुमको वो समझना पड़ेगा, समझ रहे हो? इज्जत बहुत यूनिक चीज है। इज्जत जो है ना, ऑनर बहुत आसानी से नहीं मिलता है इंडिया में खासकर। तो सेलिब्रिटी होना कोई इज्जत वाली चीज मतलब अपने लिए है। अपन आर्टिस्ट लोग है ना, अपन ये फर्टर्निटी से बिलोंग करते, कैमरा के आसपास घूमने वाले लोग हैं, तो अपने लिए सेलिब्रिटी तो इज्जतदार इंसान है ना। आर्टिस्ट बोले तो इज्जत, लेकिन समाज में हर जगह थोड़ी ना आर्टिस्ट की इज्जत है। अभी सब उतने पढ़े लिखे या सब उतने ज़हीन फॉरवर्ड थिंकिंग वाले फ्यूचरिस्टिक नहीं होते ना। सबकी थिंकिंग अलग अलग है। कोई कल्चर्ड मैनर में सोचता है तो कोई ऑर्थोडॉक्स रहता है, तो कोई सबकी अलग अलग मेंटालिटी है। और इज्जत हासिल करना, अगर तुम सब जगह इज्जत हासिल कर रहे हो तो तुम्हारी इज्जत, उसको बोलेंगे हाँ देखो एरिया में इज्जत देते, एरिया में तू रिस्पेक्टेड है। लेकिन तुम्हारे पीछे 4 भैये लोग घूम रहे फोटो खिंचाने के लिए, उसको थोड़ी ना इज्जत बोलते। अगर आपको इंडस्ट्री से हनी सिंह या बादशाह के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिलता है, और या अगर कभी आपको मिला है, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आया आपके पास कि आपको हनी सिंह के साथ या बादशाह के साथ काम करना है? अरे यार, हनी सिंह और बादशाह का कहाँ नाम ले रहे तुम यार, मैं अलग आर्टिस्ट हूँ। अगर कभी आपको उनके साथ कोलैबोरेशन करने का मौका समझा ही नहीं कि मैं कैसा आर्टिस्ट हूँ यार। मेरे को वो वाला आर्ट फॉर्म हिप हॉप का पसंद ही नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल, इमोशनल, प्रभदीप की बात करो, सिकंदर कालोन बोलो, सीधे मौत बोलो, 100 RBH बोलो, है ना, बेला बोलो, ये सब आर्टिस्ट का नाम लो ना तुम। हनी सिंह बादशाह मेरे टाइप के आर्टिस्ट नहीं है। और आपने पाकिस्तान के भी एक रैपर की बैंड बजा दी थी, अगर आपको याद होगा नेजी, क्या बताना चाहोगे? वो आपकी वजह से वो तो और ज़्यादा पॉपुलर हो गए, आपको नहीं लगता? आपने अरे वो इसलिए तो मुझे डिस किया कि नेजी की ऑडियंस में उसको थोड़ा रिस्पेक्ट मिले, या उसको मैं सही में नहीं पहचानता था, और उसने मेरे को डिस इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि मैं बहुत फेमस हूँ और मेरी ऑडियंस उसको मिल जाएगी, और मैं बहुत रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हूँ सीन में, मेरे को अभी तक किसी ने डिस नहीं किया। तो मेरी रिस्पेक्ट निकालने में उसको बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने उसको कुछ नहीं बोला था। मैंने सिर्फ ये बोला कि तू कौन है मेरे को नहीं पता, ये मेरी कोई गलती है, अब मुझे सही में नहीं पता। और मैं इतना रिस्पेक्टेड था, उसने मेरी पूरी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। तो उससे क्या हुआ, उससे उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई, क्योंकि इंडिया की जो पब्लिक थी उसने तो यही समझा कि ये पाकिस्तानी लुक्खा भेजे से खसक गया है, नीजी दबा को ये सब बोल रहा है, इसको खुद को अक्ल नहीं, और मैंने कुछ किया भी नहीं। मेरे को बोल रहा है ये स्टाइल वो स्टाइल, अबे तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या, ये सब बात कर रहा है मेरे साथ। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको कुछ नहीं बोला था, मैंने सिर्फ इनकार किया उसको पहचानने से। एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा भाई कौन था, मैं बोल मेरे को क्या मालूम कौन भाई, अब सब थोड़ी ना तेरे को जानते। तो उसको वो आर्टिस्ट का गुरूर उसके सर पे चढ़ा हुआ इतना, पाकिस्तानी लुक्का है वो, मेरे को नहीं बात करने का उसके बारे में। ओके, ऑल्सो नेजी, आपको इतनी सक्सेस मिली, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपने मतलब वो कई बार होता है ना सक्सेस सर चढ़ जाता है या उसको संभाल नहीं पाता कोई इंसान, तो आपको क्या लगा, आपके साथ क्या हुआ? सक्सेस संभाल नहीं पाए आप? सक्सेस भी एक रीजन है। सक्सेस सर चढ़ जाना तो नहीं बोलूंगा, पैटर्न्स होते थे को अलग अलग। मैंने कभी स्ट्रेटजी फॉर्म नहीं किया। मेरे घर से मुझे मना किया गया था कि रैप तेरा फ्यूचर नहीं हो सकता है, ये बात दिमाग में डाल ले। तो रैप मेरा करियर नहीं था, रैप मेरा साइड जॉब था, पैशन था। करियर मेरा कुछ और था, मैं कुछ और डील करना चाहता था, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना था,
मुझे बिजनेसमैन बनना था, मुझे कहीं और डायरेक्शन में जाना था। रैप मेरा पैशन था और मैंने कभी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, कभी एल्बम नहीं बनाई, कभी लेबल साइन नहीं किया। मैं हमेशा रैप को एज एन आर्ट फॉर्म, एज ए पैशन लेके चला कि ये मेरा मैसेज पहुंचाने का जरिया है और ये मेरा शौक है। तो रैप से जो सक्सेस मिला वो सक्सेस तो मेरे लिए एक गिफ्ट था, जिसके लिए मैंने कोशिश भी नहीं किया। मैंने कोशिश नहीं किया तो मुझे सक्सेस मिला। अब मैं कोशिश करूंगा तो मुझे कितना सक्सेस मिलेगा, तुम वो सोचो। और शायद मुझे सक्सेस मिलने वाला होगा, इसलिए मुझे ये सब देखना पड़ा कि मुझे वापस से पीछे लाया गया, मेरे से अपॉर्चुनिटीज छीन ली गई ताकि मुझे वो सब चीज़ की कदर हो। और ऐसा सक्सेस जिसको मैंने कोशिश भी नहीं किया पाने की, वो सक्सेस अगर मेरे सर पे चढ़ जाए तो ये कोई रेलेवेंट बात नहीं होती है। क्योंकि मेरे सर पे कुछ और चढ़ गया था। असल में मेरे सर पे गुस्सा सवार था और उस गुस्से को गुस्से का जो एक तार था वो कोई और तार के साथ मिलजुल के, मेरी आर्टिस्ट्री का तार, सब एक दूसरे के तार, मतलब तार जुड़ के कुछ और ही फॉर्म हो गया था। और वहां से मुझे बाहर निकलना था, वो बहुत भयंकर हो गया था। तो वहां से मैं बाहर निकला, लेकिन सक्सेस मेरे सर पे नहीं चढ़ा था। बहुत सारा सक्सेस मुझे अर्ली मिला जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाया, ये बोल सकते। हाँ, क्योंकि अभी मैं गली का लड़का अचानक से बैंड्रा में रह रहा हूँ और इतनी हार्ड वाली लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, तो अचानक से मेरे लिए बहुत कुछ हो गया था। मुझे रातों रात इतना सब कुछ मिल गया था ना कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाया कि अब मुझे वापस मिलेगा तो शायद मैं हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि पहली बार था ना मेरे लिए। और मैं बच्चा ही था वो टाइम पे, 20-25 साल का था। मतलब मैंने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था, मेरे साथ सब पहली बार हो रहा था। तो मुझे नहीं समझा वो टाइम पे पैसा खर्चा करना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था जो मुझे आज तक काम आ रहा है। हाँ, आज मेरी जब सिचुएशन इतनी बुरी हो गई तो जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था वो मुझे काम आ रहा है। तो कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था और स्पेंड कम करना चाहिए था। मैंने स्पेंड कुत्ते की तरह किया और उन दोस्तों में लुटा दिया जो पैसा खत्म होने के बाद भाग गए। हाँ, वही हुआ मेरे साथ, गला शॉर्ट हो गया मेरे से सरकार बनने के चक्कर में। मैंने अब दोस्ती करने में कितना डर लगता है नेजी आपको? हाँ, मैं दोस्ती बहुत कम कर रहा हूँ अभी, सब पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, आसानी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। पहले बहुत झाड़ता पड़कता हूँ, देखता हूँ और आजमाता हूँ, पहले टेस्ट लेता हूँ उन लोग के, फिर साथ में रह के थोड़ा समझता हूँ कि क्या शॉट है, उन लोग का वाइब मेरे से मैच होता है कि नहीं, फिर उन लोग के मॉरल्स क्या है, उन लोग के थॉट प्रोसेस क्या है, उन लोग कहाँ से आ रहे हैं, स्कूल ऑफ थॉट क्या है उन लोग का, और उन लोग की बात करने के तरीके से, या उन लोग का म्यूज़िक टेस्ट, या उन लोग का एक्शन लेने का तरीका, या उन लोग के कॉन्वर्जेशन का तरीका, वो सबसे मुझे पता चल जाता है कौन कितना अपॉर्चुनिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक है, और कौन कितना रियल है, और कौन कितना डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। तो सब पता चलता है। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में पीछे हट जाता हूँ। ज़्यादातर मैं पीछे हट जाता हूँ कि नहीं, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन जहाँ मुझे सही लगता है मैं आगे बढ़ता हूँ, दोस्त बनता हूँ और फिर दोस्ती अच्छे से निभाता हूँ। इसीलिए नेजी आपने मुझे 7-8 महीने इंतजार करवा दिया इस पॉडकास्ट के लिए। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, नेजी सब कहते हैं कि बिग बॉस में जाने के बाद, आने के बाद मतलब जो करियर होता है ना और ज़्यादा मतलब ब्राइट हो जाता है। आपको ऐसा कुछ हुआ कि फ़ायदा हुआ है आपको करियर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ करियर में। क्या, मेरे फॉलोअर्स बढ़े हर जगह। फ़ायदा भी मैं बिग बॉस का पूरी तरह से उठाया नहीं। वो टाइम पे मैं शांत रहा। मैं लेबल के साथ डील करने में, मुझे खुद के तौर तरीके से, खुद के आर्टिस्ट्री के बलबूते पे हाइप बनाना है, ना कि रियलिटी शो से हाइप में आगे बढ़ के वैसा करियर बनाना। तो वो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया। अभी मैं अपनी आर्टिस्ट्री से हाइप बनाऊंगा और उस पाथ में आगे बढ़ूंगा, वैसा मेरा करियर फॉर्म होएगा। नेजी, कभी किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की आपकी इतनी हाइप में कि नेजी इतना फॉर्म में है? नहीं, मेरा कोई किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया। मेरा कौन फ़ायदा उठाएगा, सब मेरे से डरते। हाँ, मैं पब्लिक का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। अभी बहुत हो गया। मेरा फ़ायदा जिसने उठाने का था ना, वो उठा लिया। मेरे करियर के शुरुआत में ना सबने मेरा फ़ायदा उठाया। मैं बहुत भोला था ना। अभी मैं अपने असली रोल में आ रहा हूँ। अभी मेरा कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, मैं पब्लिक का फ़ायदा उठाऊंगा। सो नेजी, अब कितना कमा ले रहे हो आप? कमा रहा हूँ, मेरी कुछ कमाई नहीं है। जो भी मिलता है मेरे को रॉयल्टीज़ का मिलता है, मेरे पुराने काम का, वो जो मैंने किया हो।
और मेरे को कभी कोई ब्रांड डील आ गया तो आ गया, और मेरे कोई लेबल से कोई पैसे आ गए तो आ गए। मैं बहुत रिस्क वाली लाइफ जीता हूँ, मेरी कोई कमाई फिक्स्ड इनकम नहीं है। मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ ना जो मैं खुद से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनाता हूँ, मैं रुकता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आए, क्योंकि मैं नेचर के प्लान के हिसाब से चल रहा हूँ ना। अभी बिग बॉस की अपॉर्चुनिटी मैंने खुद नहीं करा, वो मेरे पास आई, तो वैसे ही जिंदगी भर से मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई है। बॉलीवुड की अपॉर्चुनिटीज़ आई, NH7 विकेटर की अपॉर्चुनिटीज़ आई, यूके के शो की अपॉर्चुनिटी आई, हाँ ऑस्ट्रेलिया के शो की अपॉर्चुनिटी आई, तो सावन की Spotify की अपॉर्चुनिटी आई। तो अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी के पास मैं नहीं जाता हूँ, तो इसलिए मैं बैठा हूँ शांति से। अपॉर्चुनिटी आएगी तो ठीक है, और ना अपना रॉयल्टी का पैसा तो आ ही रहा है, बात खत्म। तो अभी काम की ज़रूरत लग रही है नहीं कि मतलब थोड़ा तो काम? हाँ, अभी मैं थोड़ा सीरियस हो रहा हूँ। अब मैं अभी आर्टिस्ट्री और रैप को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, तो वैसी स्ट्रेटेजी फॉर्म करूंगा, वैसा प्लान करूंगा, वैसे काम करूंगा, वैसे मैनेजमेंट ढूंढूंगा, एल्बम रिलीज करूंगा, टूर करूंगा। तो ये सब मुझे करना है, अभी तक मैंने किया नहीं हूँ, प्लान कर रहा हूँ, अभी करूंगा। नेक्स्ट स्टेप मेरा वही है। इंडस्ट्री में इतने सारे दोस्त आपके मतलब जो भी थे, हाय हेलो वाले भी जो रहे होंगे नेजी, बट आपको क्या लगता है इंडस्ट्री की जो दोस्ती होती है वो आपको सच लगती है या फेक लगती है? क्योंकि हर किसी के अपने एक एक्सपीरियंस होते हैं। नेजी के साथ कैसा रहा है? वटाओ, नहीं बात करने का मेरे को। मतलब नेजी का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा है ऐसे दोस्ती के मामले में? मेरे को पसंद नहीं है दोस्ती। इंडस्ट्री के लोग खाली कैमरे तक ही रहते हैं, आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ जी। सो लास्टली नेजी, आपके ईपी की बात जो आ रही है, जो अभी जान आ रही है आपकी, जान के बारे में कुछ बताइए आपके फैंस को। जान एक ऐसी ईपी है जहाँ पर मैं अपने पार्टनर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि मुझे कौन चाहिए, अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी तो क्या, और मैं उसको कैसे चाहता हूँ, बहुत अदब से चाहता हूँ, बहुत तहजीब से, प्यार से, मोहब्बत से, और मतलब एक जेंटलमैन वे में चाहता हूँ, अदब से चाहता हूँ। और उसको, उसके बिना मेरी ज़िंदगी कैसी है, वो नहीं है तो मेरी ज़िंदगी कैसी है, मैं कितना तड़प रहा हूँ उसके बिना, और उसके राज मुझे पता है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, मेरा अलग तरीका है, मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा, कैसे उसके थ्रू जाऊँगा और उस तक कनेक्ट हो पाऊँगा। तो वो सब मैंने बात की है इसमें। कब आ रहा है आपका ये गाना? अगस्त में। कितने तारीख को, और कहाँ लोग सुन सकते हैं आपका ये गाना? ये Spotify, एप्पल, विंक हर जगह आने वाला है, और YouTube, Instagram हर जगह आने वाला है। 5 गाने का EP है, उसमें ऐसे ऐसे गाने, तुम जो मिले, तुम मिले मुझे तो, और अदब से हम चाहते, एक तुम हो पाकीज़ा, और बारिक सुई और तेरे बिना, ऐसे सब गाने उसमें। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मेरा प्यार करने का तरीका क्या है, कुछ बार्स मैंने दिए लव पे और मोहब्बत के बारे में, लड़कियों के बारे में, एक पोइट्री के तरीके से मैंने किया हो उसको। लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये साइड मेरा लोगों ने देखा नहीं है ना। करेक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपको देखना ऐसे। एनीवेज, थैंक यू सो मच नेजी, आपने इतना टाइम दिया अपना। इतना जाने से पहले मुझे एक बात बता के जाइए, आप इतना आज बन ठन के आए हैं, लेकिन आपके कैप पे ए लिखा हुआ है, ये ए से क्या है नेजी? ए से आफत, ए से आने दे, ए से आफत वापस, ए से आजाद हूं मैं, ए से अवली, ए से मेरे सारे हिट्स ए से आते, समझ रहे हो? थैंक यू सो मच नेजी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।